हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉज का डिस्कशन। और सीए फाउंडेशन का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज, राइट। तो सीए फाउंडेशन के अंदर जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें दो पोर्शंस हैं, 2A और 2B। 2A में आपका कवर होता है बिजनेस लॉज, राइट, और 2B के अंदर आपका कवर होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉज का जो पोर्शन है वो 60 मार्क्स आपके कवर करता है सीए फाउंडेशन के, और 40 मार्क्स जो है पेपर 2 के, और 40 मार्क्स कवर करता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ओके, सो आज हम बिजनेस लॉज से अपनी बातें शुरू करेंगे। चलिए, सो हेयर्स अ ब्रीफ अबाउट मी। माय नेम इज आशीष सचदेव। आई एम अ सीए बाय प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, एजुकेटर बाय पैशन, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल दी सोशल मीडिया। तो ये हमारे हैंडल्स हैं, यहाँ पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट। ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और हम इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे स्ट्रैटेजी एंड इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन दो चीज़ों का हम आज यहाँ पे देखेंगे, एक तो लॉ का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, प्लस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 का, उसका इंट्रोडक्शन हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देखेंगे, राइट। और स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करेंगे, ये स्ट्रैटेजी है हाउ टू एस बिजनेस लॉज फॉर सीए फाउंडेशन, कि हमें बिजनेस लॉज की तैयारी सीए फाउंडेशन के लिए किस तरीके से करनी है, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। वो चीज़ें थोड़ी बहुत हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, सो अगर कोर्स की बात करूँ तो मैंने बता दिया आपको, बिजनेस लॉ 60 मार्क्स आपके कवर करता है। और जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव समझना, किस मकसद से हम उसे पढ़ रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूट है जो कि आपका एग्जाम लेगा, राइट, वो जब आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए देता है तो वो क्या चाहता है कि स्टूडेंट के अंदर इसे पढ़ने के बाद क्या चीज़ डेवलप होनी चाहिए। तो इंस्टीट्यूट वांट्स कि जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ लें तो आपके अंदर जनरल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ बिजनेस लॉज आ जाना चाहिए। सर, जनरल कॉम्प्रिहेंशन से इन लोगों का मतलब होता है कि आप कानून को पढ़ना सीखें, यानी रीड करना सीखें, हाउ टू रीड द लॉ, और रीड करने के साथ साथ उसे अंडरस्टैंड करें, उसे समझें। तो जब आप रीड करना सीख जाएंगे और उसे समझ जाएंगे तो उसे कहते हैं जनरल कॉम्प्रिहेंशन, राइट। उसके बाद इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप एड्रेस करें बेसिक एप्लीकेशन ओरिएंटेड इश्यूज को। जब हम बात करते हैं बेसिक एप्लीकेशन ओरिएंटेड इश्यूज की, तो ये बेसिकली होती हैं केस स्टडीज। तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपने कानून पढ़ लिया, उसे समझ लिया, अब उसे अप्लाई कर सकें आप केस बेसिस पे, केस टू केस बेसिस पे किस तरीके से आप उस कानून को अप्लाई करते हैं। तो ये भी आप में समझ डेवलप होनी चाहिए जब आप बिजनेस लॉज पढ़ते हैं। तो हमारे बिजनेस लॉज में सीए फाउंडेशन में 5 एक्ट हम लोगों को पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2013। सर, क्या ये साल याद करना जरूरी है? देखिए, मैं आपको कहूंगा जरूरी है नहीं है। जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ओवर एंड ओवर अगेन रिवाइज करेंगे, एक दो दफा पढ़ेंगे, तो ये साल जो है आप अपने आप आपको याद हो जाएंगे। कोई इसमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो भी एक्ट आप पढ़ते हैं एटलीस्ट उसका तो आपको ईयर याद होना ही चाहिए। अब पढ़ने का तरीका क्या रहेगा इन क्लासेस के साथ? आपको क्या करना है, आपको एक रजिस्टर लेना है और उसमें नोट्स बनाने हैं with the help of the slides that we share on this on the lectures, ठीक है। तो उससे आपको नोट्स बनाने हैं। सर, आप नोट्स क्यों बनवा रहे हो? आप तो स्लाइड्स दे देना, नोट्स दे देना। देखिए, नोट्स प्रोवाइड भी कर दिए जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द लर्निंग जो हमारी है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो गई है, तो इसलिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपकी चली जाएगी तो आपको बाद में दिक्कत होगी। जब ऑफलाइन मोड में, पेन पेपर मोड में आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको खासा दिक्कत आएगी। और मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि पहले जो लॉ का पेपर होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब जो है ये सब्जेक्टिव पेपर है सर, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसमें आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो आंसर लिखने का तरीका, वो सारी चीजें भी जो है कोर्स का एक हिस्सा बनती हैं, जो हमें सीखनी पड़ेंगी जैसे हम इस कोर्स में आगे प्रोसीड करेंगे, समझेंगे चीज़ों को और अच्छे ढंग से। चलिए,
और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपसे कहना चाहता हूं कि आपको कोई और किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं है फाउंडेशन लेवल के लिए। ICAI का मॉड्यूल इनफ है। उसके साथ आपको सारे क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, साथ ही जो मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट देता है वो आपको सॉल्व करने हैं, प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर ये, ठीक है। तो ये भी जो है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे जब आप क्लासेस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में हम ये समझेंगे कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और किस तरीके से हम उसकी पढ़ाई करेंगे। इंस्टीट्यूट किस तरीके से हमें चाहता है कि हम उस टॉपिक को समझें, पढ़ें, अपना समय उसे दें। अक्सर क्या होता है, बच्चे जब कोई टॉपिक पढ़ने लगते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें बहुत खराब लगती हैं, जो समझ में नहीं आती वो चीज़ें अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत खराब लगती हैं। लेकिन हमें इस तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज नहीं करना चाहिए। फिर स्टूडेंट क्या करता है, जो चीज़ें उसे पसंद है, जो टॉपिक्स उन्हें पसंद है, जो सिंपल टॉपिक्स हैं, उन्हें ही बार बार रिवाइज करते रहते हैं, उन्हें ही बार बार पढ़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जो उन्हें समझ में नहीं आते वो छूट जाते हैं, सिंपल छोटे टॉपिक्स वो बहुत आसानी से करके चले जाते हैं, और इस वजह से उनके मार्क्स जो है वो पूरा पेपर ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, मार्क्स कम आ जाते हैं। यहां पे इंस्टीट्यूट ने, यहां पे ICAI ने हमारे को बताया है सेक्शन वाइज वेटेज कि किस टॉपिक को आपको कितना इंपॉर्टेंस देना है जब आप अपना सिलेबस कर रहे हैं। तो यहां पे मैं बिजनेस लॉस की बात कर रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मैंने लिया है। तो आप ICAI की वेबसाइट से जाकर के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में ऐसा सेक्शन वाइज वेटेज निकाल सकते हैं और उसे देख सकते हैं अपने, और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। तो ये जो वेटेजेस आपको यहाँ पे दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा बिजनेस लॉज में होता है वो होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 25 to 35% आपका वेटेज कवर करता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 20 to 25%, पार्टनरशिप भी 20 to 25%, LLP जो है ये 5 से 10% आपका वेटेज कवर करता है, और कंपनीज एक्ट 15 से 20% का आपका वेटेज कवर करता है। तो आप अपनी बुक के कंटेंट में, जहां पर कंटेंट जो होता है, जहां पर आपके चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, वहां पे आप ये लिख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको कितना टाइम डिवोट करना है टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। जो मोर वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जिनमें वेटेज ज्यादा है, उन पे हम फोकस ज़्यादा करेंगे और उसी के हिसाब से आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे, राइट। टॉपिक सभी अच्छे से पढ़ने हैं, सभी के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, रीडिंग समझना है, किस तरीके से पढ़ा जाता है वो सारी चीज़ें करनी है, रीडिंग भी करनी है, मॉड्यूल की रीडिंग करनी है, और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी सभी में करने हैं। लेकिन आप ये समझें कि इंपॉर्टेंस मतलब एग्जाम में जिसके ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे वो एरियाज कौन से हैं, वो यहां से हमारे को इंस्टीट्यूट ने बता दिया, जो कि आपका पेपर बनाएगा, जो आपकी टेस्टिंग करेगा। चलिए, इसके बाद इंस्टीट्यूट हमें कहता है कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं बिजनेस लॉस का सर, ठीक है, वैसे सभी सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं फाउंडेशन के, राइट। तो आपको 50 से 65% तो कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज, मतलब आपको यहाँ पर जो है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप यहां से समझ सकते हैं, 50 to 65%। और एप्लीकेशन मतलब केस स्टडीज, केस स्टडीज के लिए इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको 35 to 50%, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, लगभग 50-50 का अगर देख के चलें तो जितना आपको समझना है उतना समझ करके आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए कानून। तो स्ट्रैटेजी को, अपनी पढ़ाई को उसी तरीके से शुरुआत से ही हम लेकर के चलेंगे ताकि चीजें आगे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाएं हम सबके लिए। चलिए, अब पढ़ाई करने से पहले, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से पहले हम समझेंगे लॉ क्या होता है, ठीक है। तो अगर आज की डेट में मैं बात करूं, साल चल रहा है 2020, और 2020 के अंदर हम सब एक ऐसी बीमारी, पूरा विश्व एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो आज तक किसी ने सुनी नहीं थी, ठीक है, कोरोना वायरस, कोविड-19। चलिए, और ऐसे में सरकार द्वारा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, जो हमारे सोशल, जो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, जो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको हम कहते हैं लॉ।
सो लॉ क्या है? सिस्टम ऑफ रूल्स दैट इज क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड थ्रू सोशल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। अब ये बनाया किसने, क्रिएट किसने किया है? या तो सरकार इसे क्रिएट करती है या कोई सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका ऑफिस हो गया या आपका कोई कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ठीक। और उसे एनफोर्स भी कौन करता है? सरकार या ये इंस्टीट्यूशंस उन्हें एनफोर्स करते हैं। और ये एनफोर्स क्यों किए जाते हैं? टू रेगुलेट द बिहेवियर, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कोई आपसे पूछे, आप लॉ के स्टूडेंट है, सर लॉ होता क्या है? सो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय सोशल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। तो सर क्या अभी जो गाइडलाइंस आ रही हैं वो कानून है? यस, इट इज पार्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अलग अलग नामों से अलग अलग पार्ट्स ऑफ लॉ को जाना जाता है, ठीक है। लॉ एज अ सिस्टम, जो कानून है ये एक सिस्टम की तरह काम करता है और ये हमें मदद करता है, सरकार को मदद करता है टू रेगुलेट एंड इंश्योर दैट अ कम्युनिटी शोज रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी अमंगस्ट देमसेल्व्स, ताकि जो है हमारा समाज एक तरीके से काम कर सके, एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर काम कर सके और आपस में एक दूसरे के प्रति इक्वालिटी का भाव हो और रिस्पेक्ट हो। इसीलिए कानून बनाया जाता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कानून की, कि हम जब भी कोई कानून पढ़ते हैं तो वो कानून है क्या? सेट ऑफ रूल्स हैं, सरकार ने बनाए हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, टू रेगुलेट द बिहेवियर एंड जो है उसे एनफोर्स किया जाता है सो दैट सोसाइटी के अंदर एक बढ़िया तरीके से चीजें जो हैं चल सकें, काम कर सकें। चलिए, अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, लॉ के स्टूडेंट्स को जो सीए के होते हैं बेसिकली, वैसे तो लॉ वाले स्टूडेंट्स को तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती हैं क्योंकि ये आपके पॉलिटी का पार्ट है, पॉलिटी, ठीक है। जो क्लास 10th में आप सिविक्स या पॉलिटी पढ़ते हैं उसका ये पार्ट्स है कि हाउ लॉज आर मेड इन आवर कंट्री, हमारे प्यारे भारत में लॉ जो है किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहां पे पार्लियामेंट एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो कि सभी जो कानून है हमारे हिंदुस्तान में उन्हें बनाने का काम करती है पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, 3 मुख्य अंग हैं पार्लियामेंट के। कौन कौन से? एक है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स और प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ स्टेट। तो ये पार्लियामेंट जो बॉडी है ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या बनाती है? इट इज द लॉ मेकिंग बॉडी, ओके, इट इज द लॉ मेकिंग बॉडी, ओके। चलिए, अब लॉ जो है हमारे हिंदुस्तान में वो केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा भी बनाया जा सकता है और राज्य सरकार द्वारा भी बनाया जा सकता है। जो हमारे केंद्र सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के कानून होते हैं उन्हें नेशनल लॉज कहा जाता है और जो स्टेट के कानून होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, उन्हें स्टेट लॉज हम कहते हैं। वहां पे भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इसी तरह का सिस्टम देखने को मिलता है। वहां पे उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है। वहां पे जो स्टेट की असेंबलीज हैं उन्हें उनका हेड होता है गवर्नर, ठीक है। गवर्नर साहब जो है वो चीजों को देखते हैं जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब हमारे पूरे भारत के लिए चीजों को देखते हैं। चलिए, अब और कुछ बातें समझते हैं कि एक बिल और एक एक्ट में क्या अंतर होता है। आपने देखा होगा कि इससे जुड़ा हुआ बिल आज पेश किया गया, कभी न्यूज में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बिल जो है एक प्रपोज्ड लॉ है, यानी ये कानून अभी बना नहीं है, ये पास नहीं हुआ एक्ट, ये प्रपोज्ड है, ये प्रपोजल है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ कानून आ सकता है। चलिए, इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी हमने हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट देखे, मैं अभी यहां पे आपसे यूनियन गवर्नमेंट नेशनल लॉज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे कोई भी हाउस पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई प्रपोज्ड लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाए, या तो वो राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं क्या?
बिल, क्या कहते हैं, बिल। लेकिन ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बिल, लेकिन कुछ बिल होते हैं जो केवल स्पेसिफिक हाउस के अंदर ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जैसे यहां पे मनी बिल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहां पे इन चीजों को बहुत एक तरीके से बर्ड्स आई व्यू की तरह डिस्कस कर रहा हूं, डीप नहीं जा रहा, ये पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो अभी आपको यहां पे समझना है कि बिल क्या है, प्रपोज्ड कानून है जो अभी तक पास नहीं किया गया, और ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल इसका एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मनी बिल जो है वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। चलिए, अब एक बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है। जब ये बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस द्वारा पास कर दिया जाता है और इस पे प्रेसिडेंट की मोहर लग जाती है, तब ये जो बिल है ये बिल बन जाता है क्या, एक्ट। क्या बन जाता है ये बिल, एक्ट, ठीक है। बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट सर ने अपनी मोहर लगा दी, अपने दस्तखत कर दिए, तो वो बिल बन गया क्या, एक्ट। चलिए, अब यहां पे देखते हैं कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमारे हिंदुस्तान में, प्यारे भारत में किस तरीके से काम करता है। तो यहां से शुरुआत होती है बिल की। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में हम लेकर के चल रहे हैं कि बिल जो है वो पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। लोकसभा में जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो उसे 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहली स्टेज में उस बिल से जुड़े हुए कुछ जनरल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है कि वो किस चीज से रिलेटेड, किस चीज से जुड़ा हुआ कानून के लिए प्रपोज करता है, बाकी सारी बेसिक चीजें उसके बारे में डिस्कस की जाती हैं। डिस्कशन की दूसरी स्टेज में उस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा जाता है, एक एक सेक्शन को उसके पढ़ा जाता है, राइट, एक एक क्लॉज को उसे अच्छे तरीके से रीड किया जाता है। और फिर तीसरी स्टेज में वोटिंग होती है कि क्या जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, या लोकसभा में जैसे हम बात कर रहे हैं, यहां पे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्या जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, क्या वो उसे अप्रूव करते हैं, हाँ या ना, ठीक है। वोटिंग की जाती है और उसके बाद जो है चीजें आगे चलती हैं, हम देखेंगे किस तरीके से। तो लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ इंट्रोडक्टरी स्टेज में, फिर डिस्कशन हुआ उस पर, फिर वोटिंग स्टेज आ गई। वोटिंग में सबने कहा हाँ इस बिल को पास कर दिया जाए, तो फिर वो बिल जाता है दूसरे हाउस के अंदर, यानी राज्यसभा में। राज्यसभा में आने के बाद उसे वापस से तीनों स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है। अगर वोटिंग अप्रूव हो गई कि हाँ हाँ हमें इस बिल को कानून बनाना है, तो वो चला जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास। और अगर प्रेसिडेंट सर ने अपनी असेंट दे दी कि चलो इसे एक्ट बनाएं, तो वो नोटिफाई कर दिया जाता है और पब्लिश कर दिया जाता है ऑफिशियल गेजेट में, भारत का राजपत्र, ठीक है। और फिर वो बन जाता है एक एक्ट। लेकिन 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 अगर यहां पर ये रिजेक्ट हो जाए, राज्यसभा में अगर ये रिजेक्ट हो जाए, तो जो है जॉइंट सेशन किया जाता है दोनों हाउसेस का, ठीक है। दोनों जगह, एक जगह अगर रिजेक्ट हो जाए तो जॉइंट सेशन में फिर इसे फिर जॉइंट सेशन में डिस्कस किया जाता है और वहां से फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर वहां पे पास हो जाता है फिर वो प्रेसिडेंट सर के पास चला जाता है जॉइंट सेशन के बाद। अगर एक हाउस में रिजेक्ट हो गया तो जॉइंट सेशन के लिए जाएगा। चलिए, अब प्रेसिडेंट सर ने अगर प्रेसिडेंट सर ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैं इसे असेंट नहीं दे रहा, तो वो वापस से चला जाएगा कहां, जहां से वो आया था, और फिर इस प्रोसेस को वापस पूरा करके फिर प्रेसिडेंट सर के पास आएगा। और अगर वो दूसरी बार प्रेसिडेंट सर के पास आ गया पूरे ये साइकिल को घूमते हुए, तो प्रेसिडेंट सर के पास अब केवल 2 ही ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो वो उसे अप्रूव कर दें या फिर उसे होल्ड करके रखें, बस दैट्स इट। या तो वो उसे होल्ड कर लें, अब वो वापस से उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। ओके, इफ बिल रिटर्न्स टू द प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टाइम ही इज बाउंड टू गिव एन असेंट ऑन इट, ठीक है। एक बार आया, प्रेसिडेंट सर ने रिजेक्ट करके वापस वहीं पे पहुंचा दिया बिल को, लेकिन अब जब दूसरी बार आया ना सर, तो दूसरी बार प्रेसिडेंट सर उसे या तो होल्ड करके रख लेंगे, अगर उन्हें पास नहीं करना वो अपने पास रख लेंगे, और इसे हम लोग कहते हैं कानून की भाषा में पॉकेट वीटो ऑफ
प्रेसिडेंट, ठीक है, कि वो अपनी पॉकेट में रखेंगे और उसे पास नहीं होने देंगे, रिजेक्ट नहीं कर सकते लेकिन प्रेसिडेंट सर अब, ठीक है। तो अप्रूव करेंगे तो एक्ट बन जाएगा, और अगर किसी एक हाउस में अगर अप्रूव नहीं हुआ तो जॉइंट डिस्कशन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए कि हाउ लॉज आर मेड इन आवर कंट्री। अब आगे बढ़ते हैं, अब सब्जेक्ट की बात करते हैं, बिजनेस लॉज क्या है सर, व्हाट इज बिजनेस लॉज, ठीक है। तो दो तरीके से कानून हम देखते हैं, बिजनेस के कानून की हम बात करते हैं, मर्केंटाइल लॉज होते हैं और बिजनेस लॉज होते हैं, ठीक है। तो मर्केंटाइल का मतलब होता है रिलेटिंग टू ट्रेड और कॉमर्स, बिजनेस का मतलब भी यही होता है, ठीक है, बेसिक जनरल मीनिंग यही होता है। मर्केंटाइल लॉज, कॉमर्शियल लॉज और बिजनेस लॉज ये सब होते हैं। बिजनेस लॉज को थोड़ा ब्रॉडर सेंस में लिया जाता है, ठीक है। अब इंडियन मर्केंटाइल लॉज या बिजनेस लॉज जो हैं उन्हें ब्रिटिश लॉ से लिया गया है, क्योंकि हमें हमारे ऊपर, हमारे देश पर अंग्रेजों का राज रहा, तो हमने कानून की जो प्रक्रियाएं हैं, जो कानून की प्रक्रिया है और जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ये काफी हद तक हमने ब्रिटिशर्स से ली। कानून किस तरीके से उन्होंने बनाए, उनके बनाए हुए कानून भी हमने अडॉप्ट किए जब हमारा भारत आजाद हो गया, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी गई एज पर दी इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मर्केंटाइल लॉज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, बिजनेस लॉज जो पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये बिजनेस लॉज या मर्केंटाइल लॉज आप इनको कह लें, जनरली इन्हें इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, राइट। तो ये वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे हमारे को टॉपिक्स पढ़ने हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट और बाकी सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, और भी कानून आएंगे आगे जब आप पढ़ेंगे। तो डिफरेंट बिजनेस लॉज आपको पढ़ते हैं, सेबी का कानून हो गया, तो ये सारे जो हैं बिजनेस से जुड़े हुए कानून हैं, बोनस रिलेटेड एक्ट्स हो गए, सब ये कॉमर्शियल लॉज हैं, बिजनेस लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, ठीक है। तो एक ब्रॉडर सेंस में इनको बिजनेस लॉज भी कहा जाता है, जो बिजनेस को गवर्न करते हैं, बिजनेस के कामकाज को देखते हैं, ऐसे कानून बिजनेस लॉज कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन की 1872। अब ये कानून जो है बहुत ही कॉमन कानून है, ठीक है, और ये हम सबकी जिंदगी से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो कानून है ये एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करता, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। सो इट इज नॉट एग्जॉस्टिव फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट, ये हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ज्यों का त्यों लागू हो जाए ऐसा नहीं है, ये हमारे को कुछ जनरल गाइडलाइंस देता है। क्या देता है? जनरल गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे को जनरल गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स देता है गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। ये हमारे डेली लाइव्स को इंपैक्ट करता है किस तरीके से। अब देखिए, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, लेकिन अगर जिस दिन आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल के साथ आप किसी अनुबंध में होते हैं, या आपको पता भी नहीं होता, जब आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वहां पे लिखा हुआ आता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस, और नीचे एक छोटा सा बॉक्स होता है, वहां पे लिखा रहता है आई अग्री, और आप उसको टिक करके उस सॉफ्टवेयर को, उस वेबसाइट को आगे एक्सेस कर पाते हैं, उस पर अपनी इंफॉर्मेशन को ढूंढ पाते हैं। तो वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके होते हैं, आपको पता भी नहीं होता। आप कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, आप उस समय भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। आप अपने लिए ओला राइड बुक करते थे थोड़े दिन पहले, अब तो फिलहाल कर नहीं रहे, ठीक है, तब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हो जाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हो जाते हैं, सीए के पास जाते हैं तो हो जाते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं तो हो जाते हैं। तो ये इतना ज्यादा हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ कानून है, बहुत ही कॉमन लॉ इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इट सीक्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पर्सन हु मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जनरल गाइडलाइंस करता है, ठीक है, जो गवर्न करती हैं उस व्यक्ति के बिहेवियर को जो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर हो रहा है, राइट। अब ये कानून जो है, कॉन्ट्रैक्ट का जो ये एक्ट है, ये एक बेसिक
प्रिंसिपल पे बना है लॉ के, जिसको हम कहते हैं यूबी जस इबी रेमेडियम। ठीक है, उबी जस यूबी जस इबी रेमेडियम। अब इसका मतलब क्या होता है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ठीक है, जहां पर भी कोई राइट होगा उससे रिलेटेड लॉ के अंदर रेमेडी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, उबी जस इबी रेमेडियम। ठीक है, तो ये इस बेसिक सिद्धांत के ऊपर कानून बनाया हुआ है। ये कुछ बेसिक बातें हैं कानून के बारे में। अब ये कानून किस दिन लागू हुआ, किस दिन ये एप्लीकेबल हुआ, तो ये 1 सितंबर 1872 से कानून जो है इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 1872। चलिए अब, और उसके बाद इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूरे भारत के ऊपर ये कानून जो है लागू होता है, इसकी एप्लीकेशन पैन इंडिया बेसिस पर है, किसी भी एरिया को इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। चलिए सर, ये तारीख हमें याद करनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी को लगता है तो याद करने का तरीका बहुत इजी है। 1872 तो आपको याद है ही। ठीक है, एक यहां से आ जाएगा। ठीक है, 1 + 8 कितना होता है, 9। ठीक है, और 1872 यानी 1/9/1872 जो है वो आपकी तारीख हो गई जिस दिन से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो लागू हुआ। तो ये सारी बातें हमारे को करनी थी इस क्लास के अंदर। अब अगर आपको इस कानून का बेयर एक्ट देखना है कि किस तरीके से कानून होता है वाकई में, तो आप ये सरकार की एक वेबसाइट है इंडिया कोड, इस पे जाएं। इस पे आपको सभी कानून जो हैं वो मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज मिल जाएंगे, शेड्यूल्स मिल जाएंगे, सब कुछ चीजें जो है उस कानून की आपको मिल जाएंगी, सभी एक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के कौन से कानून हैं, स्टेट के कौन से कानून हैं, ये सभी जो है ये आपको इंडिया कोड वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया कोड पे जाएं और इसे जरा देखें। अब आपको करना क्या है, आपने ये क्लास तो आज आपने सुन ली, समझ ली। ठीक है, अब आपको अपनी बुक का जो आपका फर्स्ट पैरा है, पेज नंबर 1.2 के ऊपर आईसीआई मॉड्यूल जो है आपका, उसका आपको रीड करना है और वहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो उसका दिया हुआ है उसको रीड करना है। मेरे हिसाब से आपके लिए बातें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हमने कुछ और बातें भी सीखी हैं कि हाउ लॉज आर मेड इन आवर कंट्री, बेसिक मीनिंग ऑफ लॉ, बिजनेस लॉ क्या होता है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ा हुआ छोटा सा इंट्रोडक्शन कि वो किस तरीके से जनरल बिहेवियर ऑफ द पीपल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, ये जनरल प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को गवर्न करता है। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को टाटा बाय बाय कहेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज डोंट हेट, अप्रिशिएट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट लेक्चर। Thank you. Bye.